चलिए गाइस, शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 बहुत ही प्यारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और बहुत ही कंसेप्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिएगा। अब आपको पता है कि इंडिया में दो एक्ट सबसे ज़्यादा चलते हैं, दैट इज़ इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है प्रोप्राइटर को, पार्टनरशिप फर्म को, एचयूएफ को, एसोसिएशन ऑफ पीपल को, डोमेस्टिक कंपनी को, फॉरेन कंपनी को, सारी कंपनी को कंपनी एक्ट इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है। बट कंपनी एक्ट किसको एप्लीकेबल होता है? ओनली एंड ओनली प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो भैया सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को दो एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, एक तरफ कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है और दूसरी तरफ इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है। भैया जब दो अलग अलग एक्ट है तो दोनों एक्ट में कुछ अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगी, कुछ अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। हाँ बेटा, एकदम करेक्ट बात है, दोनों एक्ट के अंदर अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कोई एक्ट के अंदर कोई चीज़ अलग बोली जाती है, कोई एक्ट के अंदर कोई चीज़ अलग बोली जाती है। जैसे अकाउंट्स के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर हम लोग कौन सी मेथड फॉलो करते हैं? अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं। हम लोग अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम लोग अक्रूवल मेथड फॉलो करते हैं। बट अगर आपने इनकम टैक्स का पीजीबीपी का सेक्शन पढ़ा होगा तो आप पे 6 इनकम ऐसी होती है, 6 तरह के खर्चे ऐसे होते हैं, 6 तरह के खर्चे ऐसे होते हैं जो कैश बेसिस पे अलाउ होते हैं। भैया ऐसे कौन से खर्चे जो कैश बेसिस पे अलाउ होते हैं? बेटा एम्प्लॉय का सैलरी, बोनस, एम्प्लॉय का बोनस कैश बेसिस पे अलाउ होता है। आपने इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह जो है वो कैश बेसिस पे अलाउ होता है, और 4-5 चीज़ें उसके अंदर, टोटल 6 चीज़ें जो कैश बेसिस पे अलाउड होती है। करेक्ट। सेम वे इनकम टैक्स के अंदर कोई ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। बट कंपनी एक्ट के अंदर वो प्रॉफिट में तो आएगा, इनकम टैक्स के अंदर आपको डेप्रिसिएशन जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से लगाना पड़ता है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज वाइज, किसी पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे 40%। बट कंपनी एक्ट के अंदर आपका इधर एसएलएम लगाना पड़ेगा, या जो कंपनी एक्ट का शेड्यूल 2 है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, जो कि डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ पे। करेक्ट। तो भैया बहुत सी जगहों क्या होता है, बहुत सी जगहों इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविज़न अलग बोलता है और कंपनी एक्ट का प्रोविज़न अलग बोलता है। करेक्ट। कंपनी एक्ट का कोई सेक्शन बोलता है कि इनकम आज मानो, वही इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि इनकम आज ना मान के 2 दिन बाद मानो या अगले साल मानो। सेम वे खर्चा, कोई इसके अंदर खर्चा बोलता है कि इस साल ले लो, लेकिन कोई बोलता है कि खर्चा नेक्स्ट ईयर ले लो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इन दोनों एक्ट के अंदर जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग अलग टाइम पे आप रिकॉर्ड करोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। अगर इनकम कभी और रिकॉर्ड करोगे तो भैया इनकम में डिफरेंस आएगा, एक्सपेंसेस कभी और रिकॉर्ड करोगे तो एक्सपेंसेस में डिफरेंस आएगा, यानी मोर और लेस आपका नेट प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा, हो सकता है अगर अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट कम है और टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा है तो आगे आने वाले सालों में टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कम होगा और कंपनी के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक पर्टिकुलर आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मशीनरी है 60 रुपीज़ की, जिसके ऊपर कंपनी है के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रहा है 20 हर साल 20 रुपया लग रहा है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि फर्स्ट ईयर में 30 लगेगा, सेकेंड ईयर में 20 लगेगा, थर्ड ईयर में 10 लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है, इनकम टैक्स एक्ट वो फर्स्ट ईयर में आपको 10 रुपये से ज़्यादा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट ईयर में 30 प्रोवाइड कर रहा है, और वही कंपनी एक्ट फर्स्ट ईयर में 20 प्रोवाइड कर रहा है। तो इनकम टैक्स एक्ट 10 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है आपको, यानी वो बोल रहा है कि आप ज़्यादा खर्चा बुक कर लो, ज़्यादा खर्चा बुक करेंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स भी कम आएगा।
लेकिन लेकिन क्या ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी? हाँ सर, कुछ सालों बाद ये रिवर्स हो जाएगी। कब होगी बेटा ये रिवर्स? भैया थर्ड ईयर में, जहाँ पे इनकम टैक्स आपको 10 रुपये का डेप्रिसिएशन देगा, लेकिन कंपनी एक बोलेगा कि बेटा पूरा 20 रुपये का डेप्रिसिएशन लो, तो इनकम टैक्स 10 रुपये का कम डेप्रिसिएशन ले रहा है, यानी वो फर्स्ट ईयर के साथ इसको सेट ऑफ कर रहा है। जी भैया, तो वही आपको बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन। This standard prescribes the accounting treatment of taxes on income and follows the concept of matching expenses against revenue for the period. The concept matching is more peculiar in case of income tax, since in number of cases, देखना यहाँ ध्यान से पढ़ना, since in number of cases the taxable income may be significantly different from the income reported in the financial statement due to the difference in treatment of certain item under taxation law and the way it is reflected in accounts। भैया कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस होता है कि भैया हम लोग कैसे ट्रीटमेंट देंगे टैक्सेशन लॉ में और कैसे ट्रीटमेंट देंगे हम लोग अकाउंट्स के अंदर। तो ये डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमारा इनकम अलग अलग रिपोर्ट होता है, हम लोग टैक्स भी अलग अलग पे करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव, मैचिंग ऑफ सच टैक्सेस अगेंस्ट रेवेन्यू फॉर अ पीरियड poses special problems arising from the fact that in number of cases taxable income may be significantly different from accounting income। बहुत सी बार क्या होता है, टैक्सेबल इनकम अलग होती है, अकाउंटिंग इनकम अलग होती है। This divergence between taxable income and accounting income arises due to two main reasons। ये जो डाइवर्जन है ये दो रीज़न की वजह से आती है। Firstly, there are differences between item of revenue and expenses as appear in the statement of P&L and item which are considered as revenue and expense for deduction for tax purpose known as permanent difference। तो हमारा भैया जो इनकम, जो हमारा नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड नेट प्रॉफिट एज पर कंपनी एक्ट में जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस दो कारण की वजह से आता है। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है परमानेंट डिफरेंस। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है परमानेंट डिफरेंस। ये है परमानेंट डिफरेंस। एंड नीचे दिया हुआ है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का क्या मानना होता है? टाइमिंग डिफरेंस बोलता है कि इनकम टैक्स इसको ये साल में खर्चा मान रहा, जबकि कंपनी एक्ट इसको वो वाले साल में खर्चा मान रहा। करेक्ट, यानी भैया हम कभी और खर्चा मान रहे हैं एंड कंपनी एक्ट कभी और खर्चा मान रही है, इसको बोल रहे हैं टाइमिंग डिफरेंस। दोनों खर्चा मानने को तैयार है, एक आज बोल रहा एक कल बोल रहा है, इसको बोलेंगे टाइमिंग डिफरेंस, जो कुछ सालों में रिवर्स हो जाएंगे, जो कुछ सालों में रिवर्स हो जाएंगे। सेकेंड होता है कुछ आइटम्स इनकम टैक्स लॉ में इनकम माना जाता है, लेकिन उसको कंपनी एक्ट में इनकम माना ही नहीं जाता है। या कुछ इनकम कंपनी एक्ट में इनकम मानी जाती है और इनकम टैक्स में उसको इनकम ही नहीं मानी जाती है। कभी भी नहीं, ऐसा नहीं कि ये साल नहीं अगले साल मानेंगे, नहीं बेटा, कुछ प्रोविजंस इनकम टैक्स में इनकम मानी ही जाती है, बल्कि कंपनी एक्ट में उसको इनकम माना जाता है। करेक्ट है। तो भैया इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। इनको क्या बोलते हैं? परमानेंट डिफरेंस। डेफिनेशन पढ़िए। सबसे पहला है अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम मतलब कुछ भी नहीं, अकाउंटिंग इनकम या अकाउंटिंग लॉस मतलब ऐसा प्रॉफिट या लॉस जो आपका बैलेंस शीट दिया जाता है, वो बैलेंस शीट जो कंपनी लॉ के हिसाब से बना है। is the net profit or loss for the period as reported in the statement of P&L before deducting income tax expense or adding income tax saving। यानी अगर लॉस हो रहा है तो इनकम टैक्स कैसे होएगा? तो भैया ऐसा प्रॉफिट जो P&L बता रहा है, टैक्सेबल इनकम, ऐसा इनकम ये नेट टोटल इनकम है आपका, जो कि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आ रहा है। टैक्स एक्सपेंस बोले तो एग्रीगेट ऑफ टोटल ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तो भैया करंट टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स क्या होता है? करंट टैक्स बोले तो टैक्सेस जो करंट इनकम के ऊपर है, करंट इनकम के ऊपर टैक्सेस जो आता है, करंट ईयर की इनकम के ऊपर टैक्सेस आता है, उसको बोलते हैं करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स बोले तो जो हमने देखा था दो तरह के डिफरेंसेस होते हैं, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है परमानेंट डिफरेंस। तो भैया टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर जो टैक्स का इफेक्ट होता है, टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर जो टैक्स का इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। इसलिए आपने कभी बैलेंस शीट देखा होगा, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर दो चीज़ें रहती हैं, डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वो डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के हिसाब से ही अराइज हुई है। समझ में आया? तो दो तरह के डिफरेंसेस रहते हैं वापस से, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस आर द डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। ये डिफरेंसेस है बिटवीन टैक्स वाली इनकम और P&L वाली इनकम फॉर अ पीरियड दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड।
ध्यान से पढ़ना, जो ओरिजिनेट होती है एक पीरियड के अंदर एंड डू नॉट रिवर्स इन सब्सिक्वेंट पीरियड, इसको बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस। जो एक पीरियड में खड़ी होती है और जिंदगी भर में कभी भी रिवर्स नहीं होती है उसको बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस। और जो एक पीरियड में खड़ी होती है और सेकेंड पीरियड में सब्सिक्वेंट पीरियड में रिवर्सल हो जाती है उसको बोलेंगे आप लोग टाइमिंग डिफरेंस। वापस से भैया दो तरह के डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस। जो एक पीरियड में खड़े होते हैं और दूसरे पीरियड में राइट ऑफ हो जाते हैं, एक पीरियड में खड़े होते हैं दूसरे पीरियड में राइट ऑफ हो जाते हैं, उनको बोलेंगे हम लोग टाइमिंग डिफरेंस। और जो एक पीरियड में खड़े होते हैं और कभी भी राइट ऑफ नहीं होते उनको बोलेंगे हम लोग परमानेंट डिफरेंस। रिकॉग्निशन, tax expense for the period compromising of current tax and deferred tax should be included in determination of net profit and net loss। बोलता है जो भी आपका टैक्स रहेगा वो करंट टैक्स हो या वो डेफर्ड टैक्स हो, दोनों भी टैक्स आपको करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, एक्सपेंस मानना पड़ेगा। बेटा टाइमिंग डिफरेंस जो होता है, टाइमिंग डिफरेंस करेक्ट, जो एक पीरियड में खड़ा होता है दूसरे पीरियड में उसको रिवर्स करना पड़ता है, करंट एक पीरियड में खड़ा होता है दूसरे पीरियड में रिवर्स करना पड़ता है, तो इसके ऊपर टैक्स का इफेक्ट आता है, इसके ऊपर टैक्स का इफेक्ट आता है। बट परमानेंट डिफरेंस जो होता है ना, परमानेंट डिफरेंस जो एक जगह बोला जाता है कि इनकम है, दूसरी जगह बोला जाता है कि इनकम है ही नहीं। जैसे एग्रीकल्चर इनकम, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बोलता है ये इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, लेकिन कंपनी एक्ट बोलता है कि भैया इसके ऊपर टैक्स लगी, आपकी इनकम है, इसको आपको इनकम मानना पड़ेगा। तो भैया दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस है और ये कभी भी सेटल नहीं होने वाला है, तो ऐसे डिफरेंसेस को बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस के बारे में हम कुछ कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। परमानेंट डिफरेंस को हम हमेशा के लिए इग्नोर कर देंगे। देखिए परमानेंट डिफरेंस, ध्यान से पढ़ना, इसको स्टार मार्क करना। परमानेंट डिफरेंस डू नॉट रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। परमानेंट डिफरेंसेस को हम कंसिडर ही नहीं करते, ना उससे इनकम होती है, ना उससे असेट बनती है, ना उससे लायबिलिटी बनती है। Taxes on income are considered to be expense incurred by an enterprise in earning income and are accrued in the same period as revenue and expense to which they relate. Such matching may result into timing difference. The tax effect of timing difference are included in tax expense in the statement of P&L as deferred tax or deferred tax liability in the बैलेंस शीट। आप उसको आइदर डेफर्ड टैक्स असेट बोल सकते हो या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोल सकते हो। While recognizing the tax effect of timing difference, consideration of purchase cannot be ignored. Consideration of prudence cannot be ignored. Therefore, deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is reasonable certainty of their realization। मतलब क्या बोला है? टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, टाइमिंग डिफरेंस से आपकी आइदर डेफर्ड टैक्स असेट बन सकती है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन सकती है। भैया एक बार बताइए तो कैसे डेफर्ड टैक्स असेट बनेंगी और कैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी? तो ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को सुनना। सपोज वही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं डेप्रिसिएशन का, जहाँ पे इनकम टैक्स आपको बोल रहा था कि फर्स्ट ईयर में मैं आपको कितना बेनिफिट दूंगा, 30 रुपीज़ का, जबकि कंपनी एक्ट क्या बोल रहा है, नहीं मेरे को तो कितना चाहिए 20, मेरे को तो कितना चाहिए 20, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है, नहीं बेटा तू 30 ले, तू 10 रुपया ज़्यादा ले, तू 10 रुपया ज़्यादा ले। तो भैया क्या ये मेरा 10 रुपये का फ़ायदा हो गया? वो बोलेगा नहीं बेटा, फ्यूचर थर्ड ईयर में मैं तेरे को 10 रुपया कम दूंगा, थर्ड ईयर में मैं तेरे को 10 रुपया कम दूंगा। आज 10 रुपया ज़्यादा ले ले, मैं थर्ड ईयर में तेरे को 10 रुपया कम दूंगा, यानी फ्यूचर में मेरे को कम बेनिफिट मिलेगा, यानी फ्यूचर में मेरा ज़्यादा एक्सपेंस होगा, यानी ये फ्यूचर में मेरी क्या है, फ्यूचर में मुझे ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, यानी फ्यूचर में मेरी ज़्यादा लायबिलिटी होगी। दिस इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा पे करना है तो डेट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और अगर फ्यूचर में टैक्स कम पे करना है तो डेट इज डेफर्ड टैक्स असेट। समझ में आया? वही केस उल्टा, अगर कंपनी एक बोलता है कि 30 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन, कंपनी एक बोलता है 30 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं, हम लोग तुमको 20 रुपीज़ ही डेप्रिसिएशन देंगे, हम लोग तुमको 20 रुपीज़ ही डेप्रिसिएशन देंगे, और बाद में जाके थर्ड ईयर में हम तुमको ज़्यादा डेप्रिसिएशन दे देंगे, हम तुमको ज़्यादा डेप्रिसिएशन देंगे। तो आज डेप्रिसिएशन कम दे रहे हैं, फ्यूचर में ज़्यादा देंगे, यानी फ्यूचर में फ़ायदा होगा, तो डेफर्ड टैक्स असेट। तो भैया क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स असेट दोनों भी इजीली मान लेंगे? द आंसर इज नो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इनके साथ आता है प्रूडेंस का कंसेप्ट। प्रूडेंस क्या बोलता है बेटा? फ्यूचर में होने वाली इनकम को मत मानो,
लेकिन फ्यूचर में होने वाले खर्चे को मान लो, तो फ्यूचर में होने वाली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को दोस्तों हम बिना सोचे समझे मान लेंगे कि हमारी लायबिलिटी है, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम दैट इज डेफर्ड टैक्स असेट को हम कब मानेंगे, व्हेन देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कंक्लूसिव एविडेंस कि भैया फ्यूचर में हमको ये बेनिफिट मिलने वाला है, कि भैया अगर हमारे पास फ्यूचर में अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे हमारी भैया इनकम और एक्सपेंस दोनों, मतलब वहाँ पे हमारी इतनी इनकम रहेगी कि यहाँ की जो हमारी असेट्स है वो रियलाइज़ हो जाएगी, या जो हम कम टैक्स या जो हमने ज़्यादा टैक्स पे किया है उसका मुझे रिफंड मिल जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, अगर मेरे पास बहुत अच्छा ग्राउंड है, मेरे पास बहुत अच्छा एग्रीमेंटिंग भी है, फ्यूचर में मेरी इनकम अच्छी खासी रहेगी जिसके अगेंस्ट में मेरा जो ज़्यादा टैक्स भरा है उसको मैं एडजस्ट कर लूँगा, तभी जाके बेटा तभी जाके आप क्या करोगे, आप अपनी डेफर्ड टैक्स असेट को मानोगे, तभी आप अपनी डेफर्ड टैक्स असेट को मानोगे। दिस रीजनेबल लेवल ऑफ सर्टेनिटी would normally be achieved by examination of past record of the enterprise and by making realistic estimate of profit of the future. Where an enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward losses under tax law, जैसे अगर कोई एंटरप्राइज है जिसके अंदर बहुत सारा डेप्रिसिएशन है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जैसे कि भैया विंड मिल पता है आपको, विंड मिल इनकम टैक्स एक्ट के अंदर शुरुआत में विंड मिल पे 80% डेप्रिसिएशन मिलता था, बताओ कितना परसेंट, 80%। यानी अगर हमने 100 रुपये की एक मशीनरी लगाई तो 100 रुपये के फर्स्ट ईयर ही 80% डेप्रिसिएशन यानी 80 रुपये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो बात बताइए कि भैया ये कोई अच्छी बात है क्या? अब अगर फर्स्ट ईयर में मेरा कुछ सेल ही नहीं हुआ तो ये 80 रुपीज़ का मेरा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ऐसा डेप्रिसिएशन जिसको ख़त्म करने के लिए मेरे पास सामने में प्रॉफिट नहीं था। तो उसके अंदर क्या बोला है, वेयर एन एंटरप्राइज हैज एन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, बहुत सालों से लॉसेस आ रहे हैं, डेफर्ड टैक्स असेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट दैट देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी। यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है, देखो वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कंक्लूसिव एविडेंस, कि भैया अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास एग्रीमेंट है कि भैया हाँ हमारे फ्यूचर में इनकम होने वाली है। देखो अगर हमारी पास्ट में इनकम है, अगर पास्ट में हमारा प्रॉफिट है, पास्ट में हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा है, हमारा बिजनेस सक्सेसफुल चल रहा है, तो सिर्फ वर्चुअल सर्टेनिटी होगी कि भैया फ्यूचर में भी हमारा बिजनेस चलेगा, तो आप डेफर्ड टैक्स असेट मान लो। बट अगर हमारा पास्ट में बहुत सारा लॉसेस है और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है और वो आज भी आ रहा है, तो ऐसे केस में आपका डेफर्ड टैक्स असेट आप तब मानोगे जब वर्चुअल सर्टेनिटी के साथ साथ कंक्लूसिव एविडेंस भी है दैट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल अगेंस्ट व्हिच सच डेफर्ड टैक्स असेट कैन बी रियलाइज, तभी आप अपनी डेफर्ड टैक्स असेट को मानोगे, नहीं तो डेफर्ड टैक्स असेट को नहीं मानोगे। क्या आपको समझ में आया बेटा? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला हुआ है रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स असेट। अगर आपने पिछले वर्षों में अगर आपने कोई डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स असेट को अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया था ड्यू टू द रीजन दैट कि आपके पास भैया वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। हमने ऊपर वाले इसके अंदर पढ़ा था कि जब तक आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कंक्लूसिव एविडेंस नहीं रहेगा तब तक आप डेफर्ड टैक्स असेट को नहीं मानोगे। और अगर मूविंग फॉरवर्ड, पिछले साल तो नहीं था लेकिन मूविंग फॉरवर्ड धीरे धीरे भैया मेरे को एक ऐसा एग्रीमेंट मिल रही है, मेरे को ऐसे एविडेंस मिल रही है जिससे लग रहा है कि भैया फ्यूचर में मेरी इनकम हो सकती है जिसके अगेंस्ट में मेरा डेफर्ड टैक्स असेट को रियलाइज कर सकता हो, तो आप क्या करेंगे, हर बैलेंस शीट डेट पे, वापस से बोल रहा हूँ, आप हर बैलेंस शीट डेट पे ये देखोगे कि क्या भैया मेरी सिचुएशन अच्छी हुई। एट ईच बैलेंस शीट डेट एन एंटरप्राइज रीअसेसेस अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स असेट। The enterprise recognizes previously unrecognized deferred asset to the extent that it becomes reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax asset can be realized। यानी हर बैलेंस शीट डेट पे आप देखोगे कि क्या आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस अवेलेबल है। हाँ अगर अवेलेबल है तो जितने ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हैं उतनी ज़्यादा उसकी इनकम मानना शुरू कर दो। आगे बोला है मेजरमेंट। करंट टैक्स should be measured at the amount expected to be paid or recovered from the taxation authority using the applicable tax laws and applicable tax rates।
तो भैया हम जो करंट ईयर का जो भी हम इनकम टैक्स बनाएंगे वो किसके हिसाब से लगाएंगे, जो भी करंट ईयर में हमारे जो भी फाइनेंस एक्ट के हिसाब से हमारे इनकम टैक्स के एक्ट के रेट्स दिए हुए उसके हिसाब से हम हमारा करंट टैक्स का प्रोविजन करेंगे। डेफर्ड टैक्स असेट बताइए तो बेटा अभी कंपनीज के लिए क्या रेट है इनकम टैक्स का। भैया अलग अलग रेट है कंपनी के लिए। कभी कभी जो फॉरेन कंपनी उनके लिए 40% टैक्स रेट है, जो डोमेस्टिक कंपनी उनके लिए 30% टैक्स रेट है। ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे इन द फाइनेंशियल ईयर 17-18 उनके लिए भैया 25% का टैक्स रेट है। कोई कंपनी जो नई कंपनी बनी है उनके लिए 22% का भी टैक्स रेट है। तो ये सब चीज़ें जो भी आपको टैक्स रेट अप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपको टैक्स का प्रोविजन करना पड़ेगा। अगर मेरी इनकम 100 रुपया है और मुझे 25% का टैक्स रेट अप्लीकेबल है तो मुझे 25 रुपीज़ का मुझे करंट टैक्स का प्रोविजन करना पड़ेगा एज पर द करंट अप्लीकेबल टैक्स रेट्स एंड अप्लीकेबल टैक्स लॉस। Deferred tax assets and liability are usually measured using tax rates and tax laws that has been enacted by the balance sheet date। यानी बैलेंस शीट डेट पे जो भी टैक्स लॉस अप्लीकेबल होगी यानी ये ऊपर वाले रेट्स हैं वही ऊपर वाले रेट्स के ऊपर मैं अपना डेफर्ड टैक्स का भी प्रोविजन करूँगा। However, certain announcement of tax rate and tax laws by the government may be substantially affect of the actual tax rate, affect the actual enactment. In these circumstances, deferred tax assets and liability are measured using announced tax rate and tax laws. Deferred tax assets and deferred tax liability should not be disclosed at their present value। बोलता है डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये तो भैया आपको फ्यूचर में आज से 5 साल बाद, आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद आपको रियलाइज होगी कि हमको उसको डिस्काउंट करना है प्रेजेंट वैल्यू पे। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो भैया हमको कौन से टैक्स रेट लेना है इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि हमको कौन से टैक्स रेट लेने हैं। हमको वो टैक्स रेट लेने हैं जो करंट ईयर के लिए अप्लीकेबल है। कभी कभी क्या होता है फाइनेंस एक्ट वगैरह आ जाता है और फाइनेंस एक्ट के हिसाब से अगर हमको नए रेट्स मालूम पड़ते हैं तो डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम वो नए अनाउंसमेंट्स के हिसाब से करेंगे। क्या डेफर्ड टैक्स को हम लोग डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट टैक्स पे? द आंसर इज नो। भैया डेफर्ड टैक्स 4-5 साल बाद रियलाइज होगा लेकिन उसको आपको डिस्काउंट नहीं करना है प्रेजेंट वैल्यू पे। रिव्यू ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट। The carrying amount of deferred tax asset should be reviewed at each balance sheet date. An enterprise should write off the carrying amount of deferred tax asset to the extent that there is no longer reasonable certainty or virtual certainty, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax asset can be realized। अगर फ्यूचर में आपके पास टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप उस चीज़ को क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। भैया मेरे पास मैंने एसेट क्रिएट करके रखी, ऊपर क्या बोला था, ऊपर बोला था कि भैया लास्ट ईयर मेरे पास वर्चुअल सर्टिनिटी सपोर्टेड बाय कंक्लूसिव एविडेंस नहीं थे तो मैंने डेफर्ड टैक्स असेट नहीं बनाया। बट करंट ईयर में मेरे को एविडेंस मिल गया इसलिए मैंने डेफर्ड टैक्स असेट बना लिया। अब बड़ा आगे अगले साल लग रहा है कि नहीं यार इस साल जो मैंने डेफर्ड टैक्स असेट बनाया था वो गलत बना दिया था, तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसको वापस से क्या कर दो, उसको रिवर्स बैक कर दीजिए। डिस्क्लोजर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L के फेस पे बताना है कि आपका डेफर्ड टैक्स कितना लगा, डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स कितना लगा। तो हमको भैया हम लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा फेस पे कि भैया हमारा करंट ईयर में डेफर्ड टैक्स असेट कितना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना है। सेम वे हमको बैलेंस शीट में भी असेट साइड में लिखना है डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड लायबिलिटी साइड में दिखाना है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। करेक्ट। अब है ट्रांजिशनल प्रोविजन। क्या बोलता है ट्रांजिशनल प्रोविजन? ऑन द फर्स्ट ऑकरेंस, ऑन द फर्स्ट ऑकरेंस। भैया फर्स्ट ऑकरेंस का मतलब क्या है? भैया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 वो आया इन द ईयर 2002, वो आया इन द ईयर 2002। अच्छा भैया लेकिन भैया कंपनी एक्ट कब का है? कंपनी एक्ट भैया 2013 का है। उसके पहले कंपनी एक्ट 1956 था बराबर। उसके बाद भैया इनकम टैक्स कब का है? इनकम टैक्स है 1961 का। यानी भैया AS 22 आने के पहले आपका कंपनी एक्ट भी था और आपका इनकम टैक्स भी एक्ट था। तो भैया जो आने के पहले वाले साल है जैसे डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 22 आया इन द ईयर 2002। तो 2002 के पहले के जो फाइनेंशियल ईयर है उस टाइम का हम लोग क्या करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे बताइए ट्रांजिशनल प्रोविजन। एंड द फर्स्ट ऑकरेंस दैट इज द टैक्स ऑन इनकम आर अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट द एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द डेफर्ड टैक्स बैलेंस that had accumulated prior to adoption of this statement as deferred tax asset liability with the corresponding credit debit to the revenue reserve। बोलता है कि पुराने सालों के
जो भी आपका नेट डेफर्ड टैक्स क्रेडिट है या डेफर्ड टैक्स असेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, आप वो करंट ईयर में बना लीजिए और काय में से बनाइए, आपके रिजर्व में से बना लीजिए। यानी अगर आपको डेफर्ड टैक्स असेट बनानी है तो असेट को डेबिट कीजिए, रिजर्व को क्रेडिट कर दीजिए, या अगर आपको लायबिलिटी बनानी है तो रिजर्व को क्रेडिट कर दीजिए, रिजर्व को डेबिट कर दीजिए और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट कर दीजिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें बोली हैं कि टैक्स हॉलीडे सेक्शन 80IA एंड सेक्शन 80IB, ये दो सेक्शन है। ये दो सेक्शन क्या बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सेक्शन 80IA एंड सेक्शन 80IB सेम है सेक्शन 10 एंड सेक्शन 10B। ऊपर जो सेक्शन 80IA है एंड 80IB है, ये बोलता है सर्टेन डिडक्शन के बारे में। आपने अगर अपना डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, ATC, ATCCC, ATCD, ATD, ATGG, ATTTA, ये सब कुछ डिडक्शन वाले चैप्टर है। चैप्टर 6 में आता है इनकम टैक्स का डिडक्शन बराबर। उस डिडक्शन के अंदर आगे जाएंगे आप तो उसके अंदर डिडक्शन आता है जिसमें आपको बोला है कि अगर आप बायोडिग्रेडेबल प्लांट डाल रहे हो या बायो एनर्जी के कुछ प्रोडक्ट डाल रहे हो तो आपको 5 साल तक, या अगर आप विंड मिल डाल रहे हो या कोई सोलार का काम डाल रहे हो तो आने वाले 5 साल तक, फर्स्ट 5 ईयर्स या फर्स्ट 10 ईयर्स तक आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया यहाँ पे दो अलग अलग प्रोविज़न बता रहा है। कंपनी एक बोलते हैं कि आपका प्रॉफिट होएगा, कंपनी एक बोलते हैं कि आपका प्रॉफिट होएगा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि पहले 10 साल तक आपको कुछ भी इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो और ये होता है सेक्शन 80IA एंड 80IB। सेम है सेक्शन 10A एंड 10B क्या बोलता है, सर्टेन इनकम विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज इनकम व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। चैप्टर 3 जो है आपका, चैप्टर 1 के अंदर बोला है आपको रेसिडेंट्स वगैरह के बारे में। चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 के अंदर बोला जाता है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गया, करेक्ट, आपको पेंशन का पैसा वापस मिला, तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें आपकी इनकम होती नहीं है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन कंपनी एक्ट के हिसाब से वो तो इनकम है। आपने एग्रीकल्चर का काम है आपका, आपकी कंपनी आटा बनाती है गेहूँ से और आपका एग्रीकल्चर का काम है, तो आपका इनकम टैक्स के अंदर तो टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन आपको कंपनी एक्ट के अंदर तो अपने को इनकम दिखानी पड़ेगी उस चीज़ की, क्योंकि मेरा वही धंधा है, मैं उसी को बेच के पैसा कमाता हूँ, करेक्ट। तो ये दोनों सेक्शन एक ही चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भैया टैक्स हॉलीडे के अंदर जो भी इनकम खड़ी हो रही है और टैक्स हॉलीडे के अंदर ही वो अगर रिवर्स बैक भी हो जा रही है, द डेफर्ड टैक्स असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच रिवर्स ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट द एंटरप्राइज ग्रॉस टोटल इनकम इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड। मतलब ये बोला है कि अगर कोई इनकम टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर खड़ी हो रही है, अगर कोई डिफरेंस वाला आइटम टैक्स हॉलीडे पीरियड में खड़ा हो रहा है और टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही रिवर्स हो जा रहा है, तो ऐसा इनकम और ऐसा एक्सपेंस आपको कंसिडर नहीं करना है, ऐसा इनकम और ऐसा एक्सपेंस आपको कंसिडर नहीं करना है फॉर डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन के लिए। सेम वे सेक्शन 10A और सेक्शन 10B के अंदर जो इनकम एग्जाम बोली गई है वो इनकम भी आपको कंसिडर नहीं करनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद एक सेक्शन आता है, सेक्शन 115JB। सेक्शन 115JB, JB का जो फुल फॉर्म है ना, वो मेरे हिसाब से है जबरदस्ती। JB का जो फुल फॉर्म है वो है जबरदस्ती। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको आज एप्लीकेबल नहीं है, आपको ये फाइनल में एप्लीकेबल सेक्शन 115JB, और इसीलिए आपको जो सेक्शन 80IA/IB या सेक्शन 115JB का जो प्रोविजन है वो आपको फाइनल में ही पूछने के चांसेस है, IPC में पूछने के चांसेस नहीं है। स्टिल सेक्शन 115JB क्या बोलता है, सेक्शन 115JB बोलता है ज़बरदस्ती का टैक्स पे करो। क्या बोलता है, ज़बरदस्ती का टैक्स पे करो। भाई ज़बरदस्ती का टैक्स पे करो मतलब देखो बहुत सी बार क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, कंपनी देखो हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब इंडिया डेवलप हो रहा था तो इंडिया दो भागों में बढ़ गया था, एक था डेवलपिंग स्टेट्स और एक था डेवलप स्टेट्स और एक थे अंडर डेवलप स्टेट। जैसे महाराष्ट्र अगर आप बोलेंगे तो डेवलप स्टेट था, पंजाब डेवलप स्टेट, केरला डेवलप स्टेट, वही आपका बिहार, आपका उड़ीसा, आपका झारखंड, ये सब क्या थे, ये सब थे भैया अंडर डेवलप स्टेट्स। कुछ स्टेट्स को बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ मिल गई जहाँ पे गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स ने अच्छा काम किया था, और कुछ स्टेट्स में ये गुंडागर्दी का राज वगैरह था,
और वहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, बहुत इलिटरेसी थी, इसलिए कुछ स्टेट जो थे वो पीछे रह गए थे। उसको आप बोलेंगे अंडर डेवलप स्टेट्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सी बार क्या करती है, बहुत सी बार ये जो अंडर डेवलप स्टेट्स है, अगर आप अपनी फैक्ट्री वहाँ पे डालते हो, अगर आप अपनी फैक्ट्री वहाँ पे डालते हो, तो बोलती है कि भैया आप क्या कीजिए, आपको इसके ऊपर 100% डिडक्शन मिलेगा। इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा है कि भैया जहाँ पे बेरोज़गारी है वहाँ पे बड़ी बड़ी रिलायंस, टाटा लोग जाके अपनी कंपनी खोलेगी और वहाँ के आसपास के जो मजदूर लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइड करेगी, बराबर है। और इससे भैया कंपनी लोगों को क्या फ़ायदा है, कंपनी लोगों को ये फ़ायदा है बेटा कि उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा था, ऐसे करते करते मालूम पड़ रहा था कि कंपनीज तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वो वहाँ पे शिफ्ट हो गई और कंपनी टैक्स ही पे नहीं कर रही, कंपनी टैक्स ही पे नहीं कर रही थी। तो ये तो भैया बहुत ही हो गया था इंडिया में कि बड़ी बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है, हमने आपको बोला कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में अपने प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो ना, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हमने बोला हम उसको मेंटेन करके चल रहे हैं, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है पहले 5 साल या पहले 10 साल। आप क्या कीजिए, आप 10 साल बाद तो टैक्स भरेंगे ना, आप 10 साल बाद तो टैक्स भरेंगे ना, तो आज क्या कीजिए, आज ज़बरदस्ती टैक्स भर दीजिए। आज क्या कर दीजिए, आज ज़बरदस्ती आप टैक्स भर दीजिए। उसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। भैया आप धंधा कर रहे हैं, आप धंधे से कमा रहे हैं, आपको मिनिमम इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या बोलता है, मिनिमम जैसे आप कंपनी के अंदर 25% से आप क्या कर रहे थे, अपना टैक्स भर रहे थे, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती आपको जो टैक्स भरना है ना, वो 15% के हिसाब से भरना है। कितना परसेंट के हिसाब से, 15% के हिसाब से। अभी वो 15% और कम हो गया, 12% हो गया। लेकिन वो क्या भर रहे हैं आप, ज़बरदस्ती, क्योंकि भैया एज पर लॉ तो हमको भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट हमसे ज़बरदस्ती टैक्स मांग रही है, ज़बरदस्ती टैक्स हमसे मांग रही है, वही यहाँ पे बोला हुआ है। देखिए, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 115 JB, the payment of tax under section 115 JB of the act is a current tax for the period. It is a period in which company pays tax under section 115 JB of the act. The deferred tax asset and the liability in respect of timing difference arise during the period, tax effect on which is required to be recognized under AS 22 should be measured using regular tax rate and not the tax rate under section 115 JB। यानी क्या बोला है, अगर किसी वर्ष हम लोग जानबूझ के सेक्शन 115 JB या गवर्नमेंट की वजह से सेक्शन 115 JB के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं एट अ लोअर रेट ऑफ 15%, तो भी आपको जो डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाना पड़ेगा, वो किसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, एज पर नॉर्मल रेट, एज पर नॉर्मल रेट, ना कि एज पर सेक्शन 115 JB वाला रेट। समझ में आया? should be measured using the regular tax rate and not the tax rate under section 115 JB। अब ये क्या है, वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कंक्लूसिव एविडेंस। ये बोलता है कि भैया अगर फ्यूचर में आपके पास सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम नहीं रहेगी जिसके अगेंस्ट आप अपना डेफर्ड टैक्स असेट रियलाइज कर सकते हो, तो आप भैया अपना डेफर्ड टैक्स असेट नहीं मानोगे, अब अपना डेफर्ड टैक्स असेट नहीं मानोगे। सेक्शन तो इतना ही है, डेफर्ड टैक्स असेट के ऊपर का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो तो इतना ही है, 3-4 पेज का। लेकिन ये 3-4 पेज आप जब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक आप इसके क्वेश्चंस नहीं करोगे। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे उसके बाद वापस जब आप ये पढ़ोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया ये आप ये बोलना चाहते थे। ठीक है, चलो।